नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो घटी थी 12 दिसंबर 2021 को माथेरान, महाराष्ट्र में। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मुंबई से 110 किलोमीटर दूरी पर बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट माथेरान है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है। छुट्टियों के दिनों में वहाँ अक्सर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। माथेरान के कई इलाकों में सस्ते महंगे लॉज और होटल बने हुए हैं। उसके बाहरी इलाके में बसा हुआ इलाका इंदिरा नगर है। वहां स्थित साईं सदन लॉज में 12 दिसंबर 2021 की सुबह सुबह हड़कंप मच गया। दरअसल लॉज के एक कमरे की सफाई करते वक्त सफाई कर्मी ने बेड के नीचे एक युवती का शव देखा। शव निवस्त्र था, लेकिन उसका सिर कटा हुआ था। आसपास कमरे या वॉशरूम वगैरह में भी कहीं उसका सिर नजर नहीं आ रहा था। शव के चारों तरफ खून फैल चुका था। शव सामान्य कदकाठी की छरहरी काया वाली किसी युवती का था। सुबह सुबह जिसने भी कमरे में इस दृश्य को देखा वो सन्न रह गया। इसकी सूचना लॉज के मैनेजर ने तुरंत माथेरान पुलिस को दे दी। इंस्पेक्टर संजय बांगर ने इसकी सूचना एसपी अशोक दुबे को दे दी और इंस्पेक्टर स्वर्णा व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लॉज में पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने कमरे की गहन जांच की। घटना स्थल पर पुलिस ने सूक्ष्मता से जांच की और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी वहां से आवश्यक सबूत जुटाए। शव के हाथ पर बने टैटू को ब्लेड या किसी नुकीली चीज से खुरचने के जख्म बने हुए थे। सिर कटे शव की पहचान के लिए सबसे पहले पुलिस ने लॉज के रजिस्टर की जांच की। रजिस्टर में लॉज के उस कमरे में ठहरने वाले दो लोगों के नाम दर्ज थे। एक का नाम अमजद खान और दूसरा रुबीना बेगम का था। रजिस्टर के मुताबिक दोनों पति पत्नी थे। उन्होंने 11 और 12 दिसंबर के लिए कमरा बुक करवाया था। अपना पता मुंबई में अंधेरी वेस्ट का दिया था। पुलिस ने तुरंत मुंबई के उस पते की जानकारी मंगवाई। जवाब चौंकाने वाला मिला, कारण उस पते पर उन नामों का कोई शख्स नहीं रहता था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि लॉज में दी गई जानकारी जानबूझकर गलत दी गई थी। पुलिस को ये भी आशंका हुई कि शायद वे पति पत्नी भी नहीं होंगे। फिर भी अहम सवाल था कि आखिर जिस युवती का शव मिला था उसका सिर नहीं था और ना ही उसके कोई कपड़े, तो फिर शव किसका हो सकता है? हो सकता है कि शव लॉज के उस कमरे में ठहरने वाले के अलावा किसी तीसरे का हो। उसकी इस कमरे में ठहरे लोगों ने ही हत्या कर दी हो और फरार हो गए हो। पुलिस के सामने समस्या शव की पहचान करने की थी। रजिस्टर चेक करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से दोनों के बारे में कुछ जानकारी मिली। उस आधार पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 11 दिसंबर 2021 की सीसीटीवी फुटेज में एक युवती और एक युवक के लॉज में आने के कई दृश्य थे। फुटेज के एक दृश्य में युवती मास्क लगाए दिखी। उसके साथ युवक भी मास्क लगाए हुए था। युवती की पीठ पर एक बैग था और लड़की के हाथ में एक छोटा सा थैला नजर आ रहा था। अगले रोज 12 दिसंबर की फुटेज में सुबह लॉज से बाहर जाता हुआ वही युवक दिखाई दिया। वो तेजी से जा रहा था। उसकी पीठ पर वही बैग था जो पहले दिन के फुटेज में था। उतनी सुबह उस युवक का लॉज से जाना पुलिस के लिए अहम सुराग था। इस शक के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसका पता लगाना पुलिस के लिए चुनौती थी। पुलिस ने उसी फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू की। दृश्य में उस युवक के जाने की दिशा में पुलिस बल आसपास छानबीन करने लगी। झाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्ते के दोनों ओर पैनी नजर गड़ाए हुए पुलिस टीम आगे बढ़ती रही। कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक दिख गया। उसके पास ही करीब 250 फुट गहरी खाई थी। पुलिस टीम उस खाई में उतरकर छानबीन करने लगी। वहां कुछ दूरी पर ही खून से सना एक पॉलिथीन मिला। पुलिस ने तुरंत पॉलिथीन को कब्जे में ले लिया। पॉलिथीन खोला तो उसमें एक युवती का कटा सिर मिला। उसे देखकर पुलिस को विश्वास हो गया कि कटा सिर उसी युवती का है जिसका धड़ लॉज के कमरे में मिला था। उसके बाद पुलिस सिर के आधार पर लड़की की पहचान करने में जुट गई। पुलिस टीम ने इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पैसों के ट्रांजैक्शन के आधार पर मालूम कर लिया कि दोनों विवाहित कपल थे। उसके मुताबिक उनके नाम भी बदले हुए थे। अब सवाल ये उभरा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो युवती का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई थी। शव के 2 टुकड़े कर दिए गए थे जो निश्चित तौर पर गला घोटने या बेहोश करने के बाद किए गए होंगे। शव के दोनों टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया था। रायगढ़ जिले के एसपी अशोक दुबे ने पुलिस टीम को कटे सिर से एक बार फिर फुटेज मिलान करने को कहा।
ऐसा कर पुलिस उस तक पहुंच गई जो एक युवक फुटेज में पीठ पर बैग टांगे हुए था। सीसीटीवी कैमरों की जांच में वही युवती उसी युवक के साथ जाती हुई नजर आई। इसी तस्वीर के सहारे सभी लॉज और होटलों की जांच की गई। तब आरोपी को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान राम सिलोचन पाल के रूप में हुई, जो न्यू पनवेल इलाके में रहता था। राम सिलोचन से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मृतका उसकी पत्नी पूनम पाल थी। दोनों की शादी हाल ही में हुई थी। राम सिलोचन ने अपनी पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से निकली। पूनम जिस अस्पताल में नौकरी करती थी वह उसके मायके के नजदीक था, इसलिए वो अक्सर मायके में ही रहती थी। वीकेंड पर 2 दिन के लिए ही वो पति के पास आ पाती थी। फिर वो 2 दिन किसी लॉज में बिताते थे। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों वीकेंड की छुट्टियां मनाने 11 दिसंबर 2021 को माथेरान गए। ऐसा वे पहले भी करते थे, किंतु पहली बार राम सिलोचन ने मुंबई से काफी दूर टूरिस्ट स्पॉट पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। 11 दिसंबर को 7:30 बजे दोनों ने माथेरान के इंदिरा नगर इलाके के साई सदन लॉज में एक कमरा बुक किया था। वहां से 12 दिसंबर की सुबह 8 बजे निकलने वाले थे। मुंबई के एक आईटी कंपनी में काम करने वाला 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर राम सिलोचन पाल की अरेंज मैरिज मलाड की रहने वाली 27 वर्षीय पूनम पाल से हुई थी। पूनम एक निजी अस्पताल में नर्स थी। वैसे तो दोनों के परिवार उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर के मूल निवासी थे, लेकिन लंबे समय से मुंबई के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। कोरोना के दूसरे फेज की लहर खत्म होते ही 21 मई 2021 को उनकी शादी हो गई थी। राम सिलोचन एक नर्स पत्नी को पाकर बेहद खुश था। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार और सलीकेदार भी। इसी तरह से पूनम भी खुद से बड़े ओहदे वाले इंजीनियर पति से काफी प्रभावित थी। दोनों मुंबई के अलग अलग इलाके में जॉब करते थे। वैसे राम सिलोचन बेलापुर की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो अपने माता पिता के साथ पास के ही न्यू पनवेल इलाके में रहता था। दोनों के घरों के बीच की दूरी 54 किलोमीटर से अधिक थी। इस कारण शादी के बाद भी वे दाम्पत्य जीवन एक साथ शुरू नहीं कर पाए थे। उनका मिलना वीकेंड में ही हो पाता था। कभी राम सिलोचन अपनी पत्नी के पास मलाड चला जाता था तो कभी पूनम अपने पति के पास न्यू पनवेल रहने के लिए चली जाती थी। इस तरह दोनों 2 दिन रात साथ गुजारकर सोमवार को अपने अपने काम पर लौट आते थे। कहने को तो वे 2 दिन तक साथ साथ रहते थे, लेकिन उन्हें छोटे से घर में पर्सनल लाइफ का वो माहौल नहीं मिल पाता था जैसा कि हर नवविवाहित जोड़ा कल्पना करता है। ये कहें कि दिल तो मिल गया था, लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। मुंबई में भागम भाग के माहौल में उनकी पर्सनल लाइफ पर प्रोफेशनल लाइफ भारी पड़ती जा रही थी। इसे कम करने का दोनों ने एक अलग तरीका निकाल लिया था। उन्होंने शांत एकांत जगह पाने के लिए 2 दिनों तक किसी होटल या लॉज में रहने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि कुछ समय पारिवारिक झंझटों और शोर शराबे से दूर रहते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को यादगार और शानदार बना ले। इसका जब सिलसिला शुरू हुआ तब वे किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने और ठहरने के लिए मनपसंद जगह पर जाने लगे। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों अक्सर हर वीकेंड पर किसी लॉज में 2 दिनों के लिए कमरा बुक करवा लिया करते थे। नवंबर के महीने में एक वीकेंड पर दोनों साधारण लॉज में ठहरे हुए थे। दिवाली का त्यौहार नजदीक था। वे आसपास के इलाके से घूम फिरकर रात के करीब 10 बजे लॉज के कमरे में आ गए थे। जो कुछ खरीदारी की थी वो सब एक एक कर अपने थैले से निकालते हुए दिखाने लगे थे। अरे ये टाई तुमने मेरे लिए खरीदी, कब ली? राम सिलोचन टाई का पैकेट हाथ में लेकर बोला। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए है। उनका 2 दिन बाद बर्थडे है, मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, पूनम बोली। और मेरे लिए क्या? राम सिलोचन ने पूछा। तुम्हारा गिफ्ट? मैं कम हूँ क्या? कहती हुई पूनम हंसने लगी। फिर बोली, अच्छा बताओ तुमने मेरे लिए क्या खरीदा? कुछ नहीं। मेरे लिए कुछ नहीं और मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो? देखो मेरी सैलरी तुमसे कम है, पूनम ने शिकायत की। हाँ, मेरी सैलरी अधिक है, इसका मतलब ये थोड़े है कि फिजूल खर्ची करता रहूं। 2 दिन लॉज में ठहरने और खाने पीने का खर्च कम आता है क्या? राम सिलोचन बोला। अरे तुम तो लगे हिसाब किताब करने, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती है? पूनम ने बात बदलने की कोशिश की। है ना, कई लड़कियां, आधी से अधिक तो होंगी ही, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राम सिलोचन बोला। किसी से तो अच्छी फ्रेंडशिप होगी ही। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो सब प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप ऑफिस तक ही रहती है।
उसके बाद तो वो कहाँ और मैं कहाँ, रामसिलोचन बोला। इसी बीच पूनम अपने एक थैले से छोटा सा पैकेट निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए बोली, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अरे वाह, तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज दे डाला। रामसिलोचन बोलते हुए पैकेट खोलने लगा। पैकेट में उसके पसंद के महंगे परफ्यूम की 2 शीशियां थी। वो बोला, तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। अब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, आंखें बंद करो। उसके कहने पर पूनम ने आंखें बंद कर ली। रामसिलोचन ने अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। पूनम ने जब आंखें खोली तब महंगी अंगूठी देखकर वो हैरान रह गई। झट पति के गले लग गई। भावुक होकर बोली, तुम कितने अच्छे हो, बहुत ही सुंदर अंगूठी है। कुछ पल पत्नी की पीठ सहलाकर रामसिलोचन ने उसे खुद से अलग किया, फिर अंगूठी उसकी अंगुली में पहनाने लगा। पूनम उसे प्यार से देखने लगी। रामसिलोचन बोला, पूनम मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताना। क्या? पूछो ना, जो पूछना है। वैसे भी मैंने अपने बारे में अभी तक जो भी बताया है वो सब सच है, पूनम बोली। इससे पहले तुम्हें किसी ने ऐसी कोई गिफ्ट दी है? हाँ दी है ना, संयोग से उसने भी मुझे अंगूठी ही गिफ्ट में दी थी, पूनम बोली। तब तो तुम खुशी से उसके भी गले लग गई होगी। वैसे कौन था वो? गले लगने की बात करते हो, मैं तो उसका गिफ्ट पाकर इतनी खुश हो गई थी कि खुशी में उसे चूम लिया था, पूनम ने बताया। कौन था वो खुशनसीब? रामसिलोचन ने सहज भाव से पूछा। अरे था कोई, अब वो मेरी जिंदगी से जा चुका है। हमने कभी साथ साथ मेडिकल की तैयारी की थी, दोनों ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वो तो डॉक्टर बन गया, लेकिन मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया और मैं पीछे रह गई। फिर मैंने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। छोड़ो भी, अब जाने दो उन बातों को, पूनम रुक रुक कर बोलती चली गई। उसकी अंगूठी का क्या किया? अभी भी याद आती है ना उसकी? रामसिलोचन धीरे धीरे पूनम को अपने विश्वास में ले चुका था। वो उसकी बीती जिंदगी के बारे में जानने के लिए व्याकुल था। आज उसे छेड़कर उसकी जिंदगी में झांकने का अच्छा मौका मिल गया था। बातों बातों में पूनम ने अपने पूर्व प्रेमी के बारे में पूरी बात बता दी। ये भी बताया कि वो गैर जाति का था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। हाथ पर पूनम ने उसकी पसंद का टैटू भी बनवा रखा था। वो मराठी था, जबकि पूनम पूर्वांचल की रहने वाली। पूनम ने बताया कि किस तरह से लॉकडाउन के दिनों में उसने उसकी मदद की थी और उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था, इसलिए वो उसकी एक तरह से एहसानमंद भी है। रामसिलोचन ने उससे मिलवाने की इच्छा जताई, लेकिन पूनम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ उसने बताया कि उसकी भी बीते 21 मई को शादी हो चुकी है। रामसिलोचन को पत्नी की बातों पर शक हो गया। इसके बाद उसने खुद ही पत्नी के क्रियाकलापों की जांच करनी शुरू कर दी। इस पड़ताल में उसे पता चला कि पूनम जिस अस्पताल में नौकरी करती है, वहीं के एक डॉक्टर के साथ उसका काफी दिनों से चक्कर चल रहा है, जबकि उसने उस डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था। अपना पूर्व प्रेमी उसने किसी और को बताया था। इससे रामसिलोचन को गुस्सा आ गया। वो पत्नी को धोखेबाज समझने लगा। अब उसके मन में पत्नी के प्रति नफरत भर गई। इस नफरत ने उसके दिमाग में अपराध का बीज अंकुरित कर दिया। यानी उसने तय कर लिया कि वो ऐसी धोखेबाज औरत को सबक सिखाकर रहेगा। रामसिलोचन ने पत्नी की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। योजना के अनुसार उसने लॉज में गलत नाम और पता लिखवाया था। इसका पूनम को भी पता नहीं चलने दिया था। इसके लिए रामसिलोचन ने क्राइम फिल्में और शोज देखकर हत्या की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, उसने ये भी कोशिश की थी कि वो सारे सबूत मिटा दे, चाहे वो घटना स्थल वाले सबूत हो या फिर मोबाइल फोन से जुड़ी लोकेशन की। इसके लिए उसने 11 दिसंबर को अपने घर यानी न्यू पनवेल से निकलते समय अपना फोन बंद कर दिया था, ताकि उसकी आखिरी लोकेशन घर की ही रहे। उसके बाद जब तक उसने घटना को अंजाम दिया तब तक फोन बंद रखा। लॉज में उसने पत्नी की चाय में नींद की गोलियां मिला दी थी। जैसे ही पूनम को नींद आई तो रामसिलोचन ने साथ लाए चाकू से उसकी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी थी और उसके सारे कपड़े भी उतार दिए, ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। उसके हाथ पर जो टैटू बना था वो भी उसने चाकू से खुरचने की कोशिश की। इसके अलावा पत्नी के कटे हुए सिर को रेलवे ट्रैक के किनारे खाई में फेंकने के बाद उसके फोन को भी किसी दूसरी सुनसान जगह पर फेंक दिया। बहरहाल इंजीनियर पति ने पत्नी की हत्या के बाद बचने के चाहे जितनी भी कोशिश की हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और पुलिस की तेजी से की गई तफ्तीश से 24 घंटे के भीतर मामले को निपटा लिया गया। ये वारदात वैसे नव दंपतियों के लिए एक सबक है, जो अपने पिछले राज को साथ लिए चलते हैं और बेवजह शक की बुनियाद बना लेते हैं।
पुलिस ने राम सिलोचन से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।